बोकारो अंतर्गत डुमरी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कई लोग किस्मत आजमाएंगे। आप सभी को जानकारी होगी कि हमेशा 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की मांग जगन्नाथ महतो हमेशा से ही करते हुए नजर आते थे, लेकिन दूसरी ओर जयराम महतो भी अपनी आवाज को 1932 खतियान के आधार पर उठाते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर जब हमने बातचीत की जयराम महतो से कि क्या वो अपनी किस्मत आजमाएंगे डुमरी उपचुनाव में, तो उन्होंने क्या कुछ खुलासा किया है, पहले आप सुनिए। डुमरी में उपचुनाव होना है, तो क्या आप अपने राजनीतिक करियर वहां से शुरुआत कीजिएगा? क्योंकि जगन्नाथ महतो हर वक्त 1932 की आवाज बुलंद करते थे कि 1932 लागू होना चाहिए, और आप भी उसी प्रकार अपनी आवाज को उठाते 1932 को लेकर। तो क्या आप उस सीट से जीतकर 1932 का जो मसला है, जो आंदोलन है, उसको ठीक कीजिएगा? देखिए, हम सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री के हम लोग आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी नहीं रहने से कपूर नहीं क्षति हुई है। और फिलहाल ये कहीं ना कहीं अगर हमारा चुनाव में आना इस प्रकार डायरेक्ट रूप से, तो एक अवसरवादी माने कदम होगा। तो इसलिए हमारा मानना होगा कि फिलहाल हम लोग आंदोलन को मजबूती प्रदान करें, उसके बाद जनता जो 2024 में तय करेगी उसको हम स्वीकार करेंगे। तो फिलहाल उपचुनाव को लेकर ऐसी हमारी कोई स्थिति नहीं है, और न ही हम लोग इस पर कोई किसी प्रकार का रुचि लिए हैं। तो जैसे 1932 को लेकर एकमात्र जो मंत्री थे, चाहे विधायक माने, वो हमेशा से अपनी आवाज को उठाते थे। आपने देखा होगा कि उनकी गाड़ियों का भी जो नंबर रहता था वो 1932 था। तो समझ सकते हैं 1932 को लेकर वो कितना सीरियस थे। और आप भी उसी तरह कई सभाओं पर 1932 को लेकर चर्चाएं करते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते ये आंदोलन खत्म हो, 1932 लागू हो? देखिए, हम लोग भी तो चाहते हैं यही हो, लेकिन मान के चलिए हम लोग शुरू से लेकर अंत तक इसी बात को दोहरा रहे हैं कि आज के दौर में हम राजनीतिक अलग विषय है, दबाव समूह अलग विषय है, हम लोग दबाव समूह के तौर पर फिलहाल कार्य कर रहे हैं। और यदि मान के चलिए 1932 लागू होता है, और फिलहाल तो सरकार की जो स्थिति देखने को मिल रही है उससे तो स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार की झारखंडी नीति बनाने के उद्देश्य से सरकार कार्य नहीं कर रही है। तो फिलहाल जो भी होगा हम लोग भविष्य में ही देखेंगे, लेकिन फिलहाल चुनाव जो है उसके लिए हम लोग फिलहाल कुछ सोचे नहीं है। और पुनः आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि रहेगी। उनकी जो अपूर्णीय क्षति रही है, संभवतः शायद भविष्य में इसकी कभी भरपाई हो पाए। और बाकी जो भी होगी, अगर ऐसी कुछ चर्चाएं होंगी तो निश्चय ही बता दी जाएंगी, और खासकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से इसकी सूचना जनता के समक्ष रख दी जाएगी। जयराम जी, मैं मदन बोल रहा हूँ न्यूज बायोस्कोप से ही। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या अगर आप डायरेक्टली चुनाव में नहीं आते तो जो कोई भी उम्मीदवार होगा उसमें से उसको आपका समर्थन होगा जो 1932 की बात करेगा? ठीक है, निश्चय हम लोग 1932 को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो लिहाजा जो भी युवा छात्र अगर 1932 के मुद्दे को रख सकते हैं बिना डर के, निर्भीक अंदाज से, तो जाहिर सी बात है हम लोग तो बार बार इस बात को भी दोहरा रहे हैं कि अब झारखंड की राजनीतिक में एक विकल्प की तलाश की बात भी कर रहे हैं। तो निश्चय, लेकिन डायरेक्ट हमारा किसी भी रूप से वहां पर आना कतई उचित नहीं होगा, और मेरे व्यक्तिगत सिद्धांत इसकी इजाजत भी नहीं देते हैं। हाँ, दूसरा सवाल एक और प्रमुख है कि जयराम महतो ये देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो या फिर गठबंधन की सरकार हो, किसी ने भी झारखंड के हित की बात अभी तक नहीं की, जो कि आप पहले लगातार बताते रहे। तो 2024 में जो आप लोगों ने एक घोषणा किया है कि राजनीति के तौर पर भी एक विकल्प चुनना होगा जो कि झारखंड के हित की बात करेगा, तो ये माना जाए कि 2024 में जयराम महतो की जो डायरेक्ट भूमिका है वो राजनीति में होगी? संभवतः इसके लिए हम लोग जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि सर आप भी जानते हैं झारखंड जिस प्रकार की झारखंड की पृष्ठभूमि है, झारखंड में राजनीतिक समझ लोगों के पास है, शैक्षणिक स्थिति जो है, आप समझ की जो बात है, वो कहीं ना कहीं हम बाकी प्रदेशों से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग को समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग राज्य को इस तरह यूं ही जलते हुए और गलत नीतियों का माने सरकार बनाती रहे, हम लोग चुपचाप रहे। तो निश्चय ही जहाँ से नीतियां बनती है वहाँ प्रयास तो होगा कि उस भवन में जहाँ नीति बनकर राज्य के हितार्थ के लिए आती है, वहाँ ऐसे युवा जिनको जानकारी हो, समझ हो, और जो हमेशा आखिरी सांस तक राज्य के प्रति कट्टर रहे, अडिग रहे, चाहे उनके प्राणों पर संकट भी क्यों ना हो, तो ऐसे लोगों को चुनने का कार्य करेगी। इसके लिए हम लोग राज्य में कैंपेन करेंगे, लोगों के साथ जाएंगे, जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ये प्रयास रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद।
एक आखिरी सवाल जयराम जी, कई सभाओं को आपने संबोधित किया है, लोगों की राय भी आपने जानने की कोशिश की है। क्या लगता है, लोग क्या समझते हैं 1932 को लेकर, लोग क्या समझते हैं अभी जो वर्तमान में नियोजन नीति को लेकर जो आंदोलन हो रहा है, लोग क्या समझते हैं इसको लेकर, आपने क्या देखा? देखिए, लगभग अनुमानित 500 से अधिक सभाओं को मैंने किया और लगभग 19 जिलों में मैंने सभाओं को किया है। और इस दरमियान जो लोगों की राय रही, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार हो या राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार हो, कुल मिलाकर अगर बारीकी से इनके क्रियाकलापों को देखा जाए तो कहीं न कहीं राज्य के लिए अहित ही हो रहा है। छोटे मोटे धोती चावल साड़ी की योजनाओं को छोड़ दिया जाए तो बड़े पैमाने पर इस राज्य का जो सबसे बढ़ने का महत्वपूर्ण मुद्दा था जमीन को, उन्होंने क्या किया, जीएम लैंड को लैंड बैंक बनाकर जब चाहा जिस कंपनी को चाहा योजना परियोजना के नाम पर अपने लाभ के लिए ठेके के नाम पर किसी को भी सुपुर्द कर दिया, जबकि जीएम लैंड पर एक आम व्यक्ति का, ग्रामीण का, समूह का योगदान होता है, भागीदारी होती है। ठीक उसी प्रकार अभी देखिए वर्तमान सरकार आई है, राज्य सरकार किसी प्रकार का अगर जमीन का विवाद होता है तो उसमें राज्य सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन आज खासकर मैं बड़कागांव क्षेत्र में गया था, केरेडाड़ी, लातेहार इत्यादि क्षेत्रों में कोल ब्लॉक आवंटन के नाम पर वहाँ की जमीनों को बहुत जबरन तरीके से कब्जा किया जा रहा है। बड़कागांव में तो एक मैंने ऐसा न्यूज सुनकर बड़ा दुख लगा कि वो कोई अपना मकान बना रहा था, लेकिन प्रशासन की टीम आके बोलती है कि यहाँ तो माइंस खुल रहा है, आप मकान क्यों बना रहे हैं? यानी भविष्य में माइंस का अगर विस्तार होगा तो आपका जमीन लिया जाएगा। सोच के देखिए कितना क्रिटिकल कंडीशन में हमारा राज्य है, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता नहीं सोचती है तो आने वाले दिन हम अपने घरों तक सीमित रह जाएंगे, क्या पता हमारे घर भी रहेंगे कि नहीं। ये बड़कागांव की स्थिति है कि वो अपने जमीन पर मकान नहीं बना सकता है क्योंकि बगल में माइंस आया है। माइंस से हमको क्या मतलब है? माइंस आज है, हमारी जमीनें हजारों साल पूर्व से है। तो राज्य सरकार चाहे यूपीए के नेतृत्व में रहे या एनडीए के नेतृत्व में रहे, सबने दिल्ली में बैठकर दिल्ली की विचारधाराओं के साथ इस राज्य को चौतरफा नोचने का ही कार्य किया है। यहाँ की खनिज संपदा, हर साधन संसाधन को केवल लूटने का काम किया। तो 2024 के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि वो बदलाव ले ही आएंगे, हम लोग प्रयास करेंगे और इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। अच्छा, जेएसएससी की ओर से जो विभिन्न परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है उसको आप किस रूप में ले रहे हैं? क्या ये अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है या अभ्यर्थी इसी तरीके से आंदोलन करेंगे? क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें भी तो ओपन फॉर ऑल रहेगा, तो आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, उम्र के जिस पड़ाव में आज अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी वाली, तो निश्चय ही वो कुछ अभ्यर्थी ऐसा रहेंगे जो चाहेंगे कि बहुत अरसे बाद वैकेंसी आई है तो जो भी मिल रहा है उसको ले लिया जाए। लेकिन इससे क्या ठीक है, नुकसान एक बहुत बड़ा दिखेगा। ये बहुत बड़ा नुकसान जिस प्रकार की शिक्षक बहाली में हुई थी, 75% ओपन टू ऑल में गैर अभ्यर्थी आए थे। आप सहायक अभियंता की जो बहाली ली गई, इसमें भी मोटा मोटी मान के चलिए 93% ओपन टू ऑल में गैर झारखंड के लोग आए। इससे क्या होगा कि एक डेमोग्राफी को बदला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है इसको एक दिन बदला जाएगा। और ये जो टाउनशिप जहाँ है, चाहे रांची की बात करें, धनबाद की बात करें, बोकारो या टाटा जमशेदपुर की बात करें, जहाँ जहाँ टाउनशिप एस्टेब्लिश हो चुका है या टाउनशिप का विस्तार हो चुका है, वहाँ झारखंड समाप्त हो चुकी है, डेमोग्राफी बदली जा चुकी है, भाषा संस्कृति तहस नहस हो चुकी है, पर्व त्योहार सब कुछ वहाँ नष्ट हो चुका है। और फाइनली अगर इसी तरह का बहुत बड़ी आबादी बाहरी राज्य के यहाँ अगर नौकरी करेंगे वो बड़ी बात नहीं है। नौकरी करने के बाद वो रिटायरमेंट लेके जब अपना वतन माने अपना राज्य वापस चले जाते तो आपत्ति नहीं होती। वो नौकरियां यहाँ करेंगे 4, 5, 10 सालों में, फिर यहीं किसी जमीन को चाहे TNT की क्यों ना रहे, गलत तरीके से जमीनों को भी लेंगे, फिर यहाँ बस बसाव करेंगे, फाइनली यहाँ राशन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि बनाएंगे और अपना वोट तंत्र को भी मजबूत करेंगे। और इसको उदाहरण है धनबाद, झरिया, अब तक 2 विधानसभा से यहाँ लोकल विधायक बन ही नहीं सकता है। कुछ दिनों में बाघमारा और सिंदरी टारगेट किया जाएगा। बेरमो और बोकारो की वही स्थिति है, रांची की कुछ दिनों बाद वही स्थिति होगी, हजारीबाग टाउन की स्थिति देख लीजिए। तो कुल मिलाकर झारखंड की डेमोग्राफी जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का अलग गठन हुआ था, अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो तार हो जाएगा और कह सकते हैं बाहर आने वाले दिनों में भारत राज्य का एक औपनिवेशिक गुलाम बनकर झारखंड राज्य रह जाएगा। चलिए, धन्यवाद जयराम जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।